अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। पंचगव्य बनाने की विधि और फसलों में प्रयोग से लाभ। दुधारू पशुओं में गलघोटू की समस्या और रोकथाम का उपाय। आजकल खेतीबाड़ी में रासायनिक दवाओं और उर्वरकों का प्रयोग काफी हो रहा है, जिसका दुष्प्रभाव न केवल मिट्टी और वातावरण पर हो रहा है बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखा जा रहा है। इसलिए अब कृषि वैज्ञानिक जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं। इसी के तहत आज हम आपको पंचगव्य बनाने की विधि और इसके लाभ के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पंचगव्य एक जैविक खाद या प्राकृतिक सामग्री से बनी हुई जैविक विकास उत्तेजक औषधि है, जो पौधों के विकास को बढ़ाने के साथ ही मिट्टी के उपयोगी जीवाणुओं की सुरक्षा करता है, जिसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध है। प्राचीन समय में इसका उपयोग खेती की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के साथ पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता था। पंचगव्य एक अत्यधिक प्रभावी जैविक खाद है, जो पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है और उनकी प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है। पंचगव्य का निर्माण देसी गाय के 5 उत्पादों से होता है, क्योंकि देसी गाय के उत्पादों में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं इसको बनाने की विधि पर। तो पंचगव्य को बनाने के लिए 5 किलोग्राम देसी गाय का ताजा गोबर, 3 लीटर देसी गाय का ताजा गोमूत्र, 2 लीटर देसी गाय का ताजा कच्चा दूध, 2 लीटर देसी गाय का दही, 500 ग्राम देसी गाय का घी, 500 ग्राम गुड़ और 12 पके हुए केले की जरूरत होती है। पंचगव्य बनाने की विधि। प्रथम दिन 2.5 किलोग्राम गोबर और 1.5 लीटर गोमूत्र में 250 ग्राम देसी घी अच्छी तरह मिलाकर मटके में डाल दें और ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दें। अगले 3 दिन तक इसे रोज हाथ से हिलाएं। अब चौथे दिन सारी सामग्री को आपस में अच्छी तरह से मिलाकर मटके में डाल दें। इसके बाद फिर से ढक्कन बंद कर दें। अगले दिन इस मिश्रण को लकड़ी से हिलाने की प्रक्रिया शुरू करें और 7 दिन तक प्रतिदिन दोहराएं। इसके बाद जब इसका खमीर बन जाए और खुशबू आने लगे तो समझ लें कि पंचगव्य तैयार है। इसके विपरीत अगर खटास भरी बदबू आए तो हिलाने की प्रक्रिया 1 सप्ताह और बढ़ा दें। इस तरह पंचगव्य तैयार होता है।
अब इसे 10 लीटर पानी में 250 ग्राम पंचगव्य मिलाकर किसी भी फसल में किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। आप इसे खाद, बीमारियों से रोकथाम, कीटनाशक के रूप में और वृद्धि कारक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसे एक बार बनाकर 6 माह तक उपयोग कर सकते हैं। इसको बनाने की लागत 70 रुपए प्रति लीटर आती है। उपयोग विधि। पंचगव्य का उपयोग अनाज व दालों जैसे धान, गेहूं, मंडुआ, राजमा आदि तथा सब्जियों में शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी वर्गीय व कंदवाली में किया जाता है। छिड़काव के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। बीज उपचार से लेकर फसल कटाई के 25 दिन पहले तक 25 से 30 दिन के अंतराल में इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रति बीघा 5 लीटर पंचगव्य 150 लीटर पानी में मिलाकर पौधों के तनों के पास छिड़काव करें। पंचगव्य से बीज उपचार। बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए किसान इससे बीज उपचार भी कर सकते हैं। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य के घोल में 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर बीज पर छिड़काव करें और उसकी हल्की परत बीज पर चढ़ाएं। इसके बाद 30 मिनट तक छाया में सुखाकर बीजों की बुवाई करें। पंचगव्य से पौधोपचार। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य की घोल में 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर घोल बनाएं। इसके बाद पौधाशाला से पौधा निकालकर घोल में डुबोएं और रुपाई करें। पौधा रुपाई या बुवाई के पश्चात 15 से 20 दिनों के अंतराल पर 3 बार लगातार छिड़काव करें। पंचगव्य का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी होती है, तभी इसका फायदा मिलता है। जैसे पंचगव्य का उपयोग करते समय खेत में नमी का होना आवश्यक है। एक खेत का पानी दूसरे खेत में नहीं जाना चाहिए। इसका छिड़काव सुबह 10 बजे से पहले तथा शाम 3 बजे के बाद करना चाहिए। पंचगव्य मिश्रण को हमेशा छायादार व ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। इसको बनाने के 6 माह तक इसका उपयोग अधिक प्रभावशाली रहता है। टीन, स्टील और तांबा आदि के बर्तन में इस मिश्रण को नहीं रखना चाहिए। इसके साथ रासायनिक कीटनाशक और खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। पंचगव्य के प्रयोग से लाभ के बारे में चर्चा करें तो पंचगव्य भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार करता है। भूमि में हवा व नमी को बनाए रखता है, जिससे मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके प्रयोग से फसल में रोग व कीट का प्रभाव कम करना होता है। पंचगव्य सरल एवं सस्ती तकनीक पर आधारित है, साथ ही फसल उत्पादन एवं उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है। सबसे खास बात ये है कि इसका पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की। देश के जो किसान दुधारू पशुओं का पालन करते हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मौसम में बदलाव होते ही अक्सर पशु कई घातक रोगों की चपेट में आने लगते हैं, जिनके इलाज में काफी खर्च हो जाता है। एक ऐसा ही रोग है गलघोटू। बारिश के मौसम में अक्सर पशु इस रोग का शिकार हो जाते हैं, तो पशुपालक इसकी रोकथाम और बचाव कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। पशुपालक भाइयों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे वर्षा ऋतु में होने वाली पशुओं में गंभीर बीमारी गलघोटू रोग की। ये गलघोटू रोग बैक्टीरिया जनित रोग है जो कि पासोला मल्टोसिडा कीटाणु से होता है। ये कीटाणु वर्षा ऋतु में ज़्यादा जो फसल होती है तालाब के आसपास, उनके खाने से पशुओं में, गाय और भैंसों में ज़्यादा रोग फैलता है।
किसान भाइयों, गलघोंटू गाय और भैंसों में होने वाला एक बहुत ही घातक और छूत का रोग है, जो कि अधिकतर बरसात के मौसम में होता है। यह गायों की अपेक्षा भैंसों में अधिक पाया जाता है। यह रोग बहुत तेजी से फैलकर बड़ी संख्या में पशुओं को अपनी चपेट में लेकर उनकी मौत का कारण बन जाता है, जिससे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस रोग का मुख्य लक्षण पशुओं के गले में सूजन आ जाती है, बुखार हो जाता है, बहुत ज़्यादा लाल आंख हो जाती है, पशु लटकड़ाने लग जाता है, अंतिम अवस्था में गड़गड़ करने लग जाता है, इसलिए इसको गलड़ा रोग भी कहते हैं। ये प्राय भैंसों में ज़्यादा गंभीर होता है और इस रोग में मृत्यु दर भी ज़्यादा है तो संक्रमण दर भी ज़्यादा है। ये रोग वर्षा ऋतु के दौरान बहुत तीव्र गति से फैलता है, तो इसके बचाव का उपाय सभी पशुपालन विभाग द्वारा मई जून में इसका टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन है, उसकी 5 ml की डोज त्वचा के अंदर लगती है। उसी ये बचाव इसका मुख्य उपाय है। तो गलघोंटू रोग का सबसे बढ़िया है वर्षा ऋतु से पहले इसका टीकाकरण करके अपन अपने पशुओं को बचा सकते हैं। पशुपालक भाइयों, इस बीमारी से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। इसके अलावा पशुशाला की नियमित साफ सफाई और समय समय पर रोगाणुनाशक दवाओं जैसे फिनाइल या दूसरी दवा के घोल से उसकी धुलाई करें। इसके अतिरिक्त पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पैर अच्छी तरह साफ करने के बाद ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। मवेशी को साफ बर्तन में पानी भरकर पीने को दे। मवेशियों के शरीर की सफाई का पूरा ध्यान दे। साथ ही पशुओं के आहार में दाना मिश्रण के साथ विटामिन और खनिज लवण का समावेश करें। फिर भी यदि किसी स्थिति में यदि ये रोग हो जाता है तो उस रोग के उपाय यही है कि निकटतम पशु चिकित्सालय से संपर्क करें और उसका इलाज कराएं। इसका इलाज में सबसे बढ़िया यदि कोई प्राथमिक रूप से घर पर भी इलाज करना चाहे तो इसमें सल्फाडिमिडीन का इंजेक्शन लगता है और एनाल्जेसिक लगता है, एंटीपायरेटिक लगता है और बी कॉम्प्लेक्स लगता है। ये दवा दिन में 2 बार 3 दिन तक लगनी होती है, तब जाके पशु रिकवर होता है। तो किसान भाइयों, इसका सबसे बढ़िया उपाय है इस पशु के टीकाकरण वर्षा ऋतु से पहले करवाएं तो अपन इसको पशुधन को बचा सकते हैं और पशुधन से होने वाली पशु हानि को भी बचा सकते हैं। खरीफ मौसम चल रहा है और अब किसान सब्जी वाली फसलों को लगाने की तैयारी में है। अगर बैगन की बात करें तो अभी इसकी नर्सरी तैयार करने का सही समय चल रहा है। तो इसके लिए किसान बैगन की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और स्वस्थ नर्सरी तैयार कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बृजकिशोर प्रजापति। और आज जो है हम बरसात के मौसम में बैगन के स्वस्थ पौधे की तैयारी हेतु हम क्यारियों के किस प्रकार से निर्माण करना है उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो किसान भाइयों, सर्वप्रथम जो होता है हमें बैगन की अच्छी किस्मों का चयन करना अति आवश्यक होता है। जो विभिन्न प्रकार के कीट, बीमारियां और भूमि जनित हानिकारक बीमारियों के कारण जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उन किस्मों का हमें चयन करना होता है। तो सर्वप्रथम जो होता है पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा पर्पल लॉन्ग और जो होता है पूसा श्यामला, यह किस्में जो होती है विभिन्न प्रकार के बरसात के मौसम में जो हानिकारक भूमि जनित रोगों के प्रतिरोधक क्षमता उसमें अच्छी पाई जाती है। इसी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा भी जो है जवाहर ब्रिंजल जो होता है 14, जवाहर ब्रिंजल 64, इन किस्मों का जो है निर्माण किया गया है जो किसानों के लिए। आमतौर पर सभी किस्म की भूमि में इसकी खेती की जाती है, लेकिन उपजाऊ दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश खाद प्रचुर मात्रा में हो व जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो वह सर्वोत्तम रहती है। पौध के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहां पर सिंचाई और पानी के निकास का अच्छा प्रबंध हो। वही भूमि समतल तथा उपजाऊ होनी चाहिए।
आसपास छाया वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। पौधे तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी क्यारी भूमि से लगभग 15 से 20 सेमी ऊंची बना लेनी चाहिए। अगर हम जैविक विधि द्वारा भूमि का शोधन करते हैं तो भूमि के शोधन हेतु जो होता है ट्राइकोडर्मा और सीडोमोनास फ्लोरेसेंस इनका उपयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा जो होती है 10 से 15 ग्राम जो होता है प्रति वर्ग मीटर की दर से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो रासायनिक विधि के अंतर्गत जो होता है भूमि के शोधन हेतु जो होता है थीरम या काप्टान की जो मात्रा होती है वह 5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से आप पानी मिलाकर आप जो है अगर आप भूमि को शोधन करते हैं तो निश्चित रूप से यह सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं वह रुक जाएंगी। अब किसान भाइयों हमें जो है बीज की मात्रा की आवश्यकता कितनी है यह हम इस पर बात करना चाहेंगे। तो बीज जो होता है ब्रिंजल में 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो हमें बीज को लगाना होता है पौधे निर्माण हेतु। अगर हम संकर या हाइब्रिड किस्मों का अगर चयन हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसकी मात्रा 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमें जरूरत पड़ेगी। अब जो है किसान भाइयों हमें बीज की शुद्धता और गुणवत्ता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक होता है। तो किसान मित्रों ये मतलब उसमें किसी प्रकार के खरपतवार के बीज नहीं होने चाहिए, उसमें डंठल नहीं होने चाहिए, पत्तियां नहीं होनी चाहिए, उसमें कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। जिन किस्मों को आप खरीदी किए उसी किस्मों के बीज उसमें होने चाहिए, दूसरी किस्मों के बीज उसमें नहीं होने चाहिए। अनुवांशिक शुद्धता होती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसान मित्रों तो उसकी अंकुरण की क्षमता, तो सब्जियों में निश्चित रूप से आप बीज अगर खरीदी करें तो उससे 90% से कम जो है बीज का अंकुरण नहीं होना चाहिए। तो यह मुख्य रूप से कुछ बातों का जो है ध्यान रखना होता। बीज बोने से पहले क्यारी की भली भांति गुड़ाई करनी चाहिए। वहीं प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 से 5 ग्राम कैप्टान या थायराम मिलाना चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूरोडान मिला देना चाहिए। अब जो हम क्यारियों के में बीज किस प्रकार से डालना इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो भूमि तैयार होने के उपरांत जो होता है आप लाइन से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जो होता है आप लाइन खोल लीजिए। उसमें जो है बहुत गहरा बीज आपको नहीं डालना है, लगभग 2 सेंटीमीटर तक आपको बीज डालने उपरांत जो होता है बीज को ढकना अति आवश्यक होता है। तो बीज के ढकने हेतु जो होता है आपको 2:1:1 की मात्रा जो होता है मिट्टी, कंपोस्ट खाद या FIM और रेत की मात्रा लेनी होती है। मतलब आपको अगर 2 किलोग्राम मिट्टी ले रहे हैं तो 1 किलोग्राम जो होता है उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद और 1 किलोग्राम उसमें जो है रेत की मात्रा मिक्स करके एक पतली परत जो होता है रोपित बीज के ऊपर आप डाल दे। बुआई के बाद उसके ऊपर कांस अथवा पुआल आदि की एक पतली परत बिछा देनी चाहिए जिससे धूप तथा वर्षा से बीज की रक्षा हो सके। यह परत भूमि में नमी बनाए रखने में भी सहायक होती है। बीज बोने के तुरंत बाद क्यारी में फव्वारे या हजारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिए तथा इसके बाद 1 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। जब बीज का जमाव हो जाए तो कांस अथवा पुआल की परत को हटा देना चाहिए ताकि पौधों को धूप व हवा लग सके। और फिर जो है आप जब बीज आपका अंकुरण हो जाता है 8 सेंटीमीटर तक हो जाता है तो आप उससे पैरे या भूसे को निकाल दें। आप यह देखिए अगर किसी प्रकार के उसमें खरपतवार उपलब्ध है तो खरपतवार को निश्चित रूप से हाथ से निकाल दें। बताई हुई जानकारी को अगर आप पालन करते तो निश्चित रूप से जो भटे में आप जो है या बैगन में जो है बरसात के मौसम में अत्यधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भागलपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में मध्यम वर्षा की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई अपने खेतों के किसी एक भाग में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था करें, जिसका उपयोग वर्षा न आने के दौरान फसलों की उचित समय पर सिंचाई करने के लिए कर सकते हैं। 30 से 35 दिन पुराने धान के पौधों की रोपाई 3 से 4 पौधों के साथ कम दूरी पर की जा सकती है। धान की मध्यम अवधि की सूखा सहिष्णु किस्मों को अंकुरण पूर्व शाकनाशी प्रयोग के साथ सीधी बुआई की जा सकती है। धान की देर से बुआई में शीघ्र वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रोपाई के समय नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाएं। ऊपरी इलाकों में यदि धान की फसल अभी तक बोई नहीं गई है या सूखे के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है तो किसानों को कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे लोबिया, उड़द, मूंग, कुल्थी और तिल की बुआई कर सकते हैं। वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को सलाह है कि इस समय किसी भी प्रकार का छिड़काव ना करें। सब्जी नर्सरियों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। किसानों को सलाह दी जाती है कि कम अवधि वाली धान के किस्मों के बिचड़े को तैयार खेतों में रोपाई शुरू करें। धान के खेतों की मेड़ों को मजबूत बनाएं, जिससे आने वाले दिनों में वर्षा का अधिक से अधिक पानी खेतों में संचित हो सके। सुगंधित धान के किस्मों जैसे सुगंध, कामिनी, राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती आदि की रोपाई पूरी करने की सलाह दी जाती है। तिल की कृष्ण, कालिका, प्रगति जैसी अनुशंसित किस्मों के साथ तिल की बुआई करने की सलाह दी जाती है। बीज की मात्रा 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जिन किसानों की मिर्च, बैंगन व अगेती फूल गोभी की पौध तैयार है वे मौसम को मद्देनजर रखते हुए रोपाई करें। रोपाई समय पर करें। किसान भाई ध्यान रखें कि खेत में अधिक पानी खड़ा न रहे। पशुओं को एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर और गलघोंटू बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाना चाहिए। यदि पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध नहीं है तो उन्हें विटामिन ए का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। पोल्ट्री हाउस को एक दूसरे दिन साफ करें और नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर या चूने का छिड़काव करें। मुर्गियों को दिन में कम से कम 3 बार साफ और ताजा पानी उपलब्ध कराएं। खुराक सामग्री को केवल 10 से 15 दिनों के लिए भंडार करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे रानीखेत रोग के खिलाफ अपने मुर्गियों का टीकाकरण करवाएं। फल मक्खी के हमले के खिलाफ कद्दू वर्गीय फसलों की निगरानी के लिए मिथाइल यूजेनॉल फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। लक्षणों का पता लगने के बाद साफ आकाश के दौरान कार्बेरिल 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। यह छिड़काव फल मक्खी से संक्रमित फलों को नष्ट करने के बाद ही करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव वीरपुर, जिला मुजफ्फरपुर के वेद प्रकाश ने। आपने फल तोड़ाई के बाद लीची के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ये बहुत अच्छे प्रश्न है कि अगर हम लीची का जो कटाई हो, जो बगीचा है, जो अगर हम उसमें हार्वेस्टिंग कर लिए हैं, उसके बाद अगर हम लीची का प्रबंधन, लीची के बगीचों का प्रबंधन ना करें तो उससे हमारे किसान को बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इस बात को बहुत ध्यान से अपने बगीचे को प्रबंधन जरूर करें। जो हमारा कटाई होता है लीची का, तो उसके बाद जो अवशेष है लीची से जो कटाई, लीची के पेड़ से जो टहनियाँ वगैरह निकलते हैं, जो पत्ते होते हैं, उसको हम लोग बगीचे से साफ कर लेते हैं। लीची के फलदार वृक्ष में फल तुड़ाई के बाद शाखाओं की छटाई करना काफी महत्वपूर्ण होता है। वैसे फल तुड़ाई के दौरान ही पेड़ों की काफी शाखाओं की कटाई हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ बची हुई रोग और कीट ग्रसित शाखाओं की कटाई करें। कटाई हमेशा तेज धार वाले औजार से इस तरह करें कि शाखा फट नहीं पाए। कटाई के बाद काटी गई शाखा पर बोडो पेस्ट
या कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का लेप अवश्य लगाएं ताकि हानिकारक फफूंदी संक्रमण ना हो। और उसमें जो हर पेड़, हर वृक्ष के चारों तरफ एक जो गड्ढे बनाकर उसमें प्रति वर्ष जो खाद, जो जितने भी रासायनिक खाद का हम लोग हर वृक्ष के अकॉर्डिंग, प्रति वृक्ष के अकॉर्डिंग जो हम लोग देते हैं, जैसे कि अगर हमारा वृक्ष बहुत लंबे समय का है तो 1200 ग्राम फास्फोरस, और अगर नया वृक्ष है तो उसमें 300 ग्राम फास्फोरस का यूज करते हैं, और उसमें पोटास 900 ग्राम का यूज करते हैं। तो उस जितने भी रासायनिक खाद हैं उसके 75% हम लोग उसी समय जब हम लोग तुड़ाई करते हैं तो उसी के टाइम, प्रबंधन करने के टाइम ही उसमें 75% खाद का यूज कर लेते हैं, ताकि हमारा जो बगीचा, जो हमारा वृक्ष हो, अच्छे से वृद्धि कर सके और अच्छा फल अगले साल दे सके। और साथ ही साथ अगर हम लोग प्रति वर्ष प्रति वृक्ष 60 से 80 किलोग्राम अगर कंपोस्ट का इस्तेमाल करें रासायनिक खाद के साथ, तो हमारा और भी अच्छा वृद्धि हो सकता है और हमारे किसान भाइयों को अच्छा लाभ हो सके। और इसके साथ साथ और भी ध्यान देना है कि अगर जब हमारा वृक्ष डेवलप, ग्रोथ हो रहा है और कहीं भी कीटनाशक का कोई ये रोग का कुछ का लग रहा है, पता लग रहा है, तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनसे जरूर कंसल्ट करें ताकि ये रोग हमारा पहले ही प्रबंधन हो सके, मैनेजमेंट हो सके। लीची के बाग में इस समय छाल खाने वाले पिल्लू का प्रकोप होता है। इस कीट के पिल्लू बड़े आकार के होते हैं जो पेड़ों की छाल खाकर जीवित रहता है और तने में छिद्र बनाकर छिपा रहता है। इस कीट के प्रकोप से पेड़ की टहनियां कमजोर हो जाती है और तेज हवा या दबाव पड़ने पर कभी-कभी टूटकर गिर जाती है। इसके नियंत्रण के लिए बगीचे की साफ सफाई रखना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा ग्रसित पेड़ों में बने इसके छिद्रों को अच्छी तरह से साफ करें और इसके बाद पेट्रोल या फार्मलीन से भीगी रुई से छेद को बंद कर ऊपर से चिकनी मिट्टी लगा दें। इस प्रकार इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadaता@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे